आज के इस विस्तृत चर्चा में हम बाजार के एक ऐसे पहलू को डिकोड करने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। ये विषय है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। बिल्कुल। और देखिए, हमारी आज की रिसर्च और जो नोट्स हमने जमा किए हैं उनके आधार पर इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उन लंबे और उबाऊ गणित के सूत्रों को रटना बिल्कुल नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। बल्कि हम एकदम जमीनी स्तर से शुरू करेंगे और एसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं में इस्तेमाल होने वाले उन स्मार्ट तरीकों तक पहुंचेंगे जो समय और ऊर्जा दोनों बचाते हैं। मैं इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आज ये बातचीत एक पारंपरिक लेक्चर जैसी ना लगे। हाँ, मतलब एक मेंटर और एक जिज्ञासु विद्यार्थी के बीच के संवाद जैसी हो, क्योंकि गणित अक्सर डरावना लगता है जब उसे सिर्फ पन्नों पर लिखे नंबरों की तरह देखा जाए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और जब हम इन नंबरों के पीछे छिपे बाजार के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं ना, तो ये ही नंबर बहुत दिलचस्प कहानियां सुनाने लगते हैं। सही बात है। तो चलिए अपनी इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम और देखे भले उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए बाजार में राजू की मोबाइल शॉप नाम की एक छोटी सी दुकान है। हाँ, राजू की दुकान का उदाहरण बहुत बढ़िया रहेगा। तो राजू ने कहीं से एक पुराना स्मार्टफोन 1000 रुपए में खरीदा। फिर उसने उसे थोड़ा सा साफ किया, शायद स्क्रीन पर एक नया गार्ड लगाया और अपनी दुकान पर आने वाले एक ग्राहक को वही फोन 1200 रुपए में बेच दिया। एकदम साधारण सा लेन देन है। हाँ, लेकिन गणित की नजर से देखा जाए तो यहाँ व्यापार का सबसे बुनियादी नियम काम कर रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और यहीं से मैं हमारी बुनियादी शब्दावली की शुरुआत करती हूँ। इस पूरी कहानी में जो 1000 रुपए राजू ने अपनी जेब से खर्च किए, उसे हम क्रय मूल्य या आम भाषा में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी सीपी। हाँ, सीपी। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए व्यापारी की जेब से जो भी पैसा निकलता है वो उसका मूल निवेश होता है। और दूसरी तरफ राजू ने वो फोन जितने पैसे में ग्राहक को दिया, यानी 1200 रुपए, वो हमारा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस है, जिसे हम एसपी कहते हैं। बिल्कुल। ये वो पैसा है जो पूरी प्रक्रिया के बाद व्यापारी के गल्ले में वापस आता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सीधा सा गणित ये है कि जब गल्ले में आने वाला पैसा यानी एसपी जेब से गए पैसे यानी सीपी से ज्यादा होता है तो वो स्थिति लाभ या प्रॉफिट की होती है। और अगर किसी वजह से राजू को वो फोन 800 रुपए में बेचना पड़ता तो आने वाला पैसा कम हो जाता, तो वो नुकसान या हानि की स्थिति होती। हमारे इस राजू वाले मामले में 1200 रुपए में से 1000 रुपए घटाने पर सीधे सीधे 200 रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है। ये तो हुई बहुत ही शुरुआती बात। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कितने रुपए का फायदा हुआ। वहां तो बात हमेशा प्रतिशत या परसेंटेज में होती है ना? हाँ, और यहीं पर मैं इस विषय के उस सिद्धांत को पेश करना चाहूंगी जिसे हम द गोल्डन रूल कह सकते हैं। चाहे लाभ हुआ हो या हानि, प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक वाजिब सवाल उठता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही क्यों? अच्छा सवाल है। मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी पर गणना करने में क्या तकनीकी खामी है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि क्रय मूल्य यानी सीपी वो जमीन है जिस पर किसी व्यापार की नींव रखी जाती है। नींव से आपका मतलब शुरुआती निवेश से है? बिल्कुल। जब कोई व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसके व्यापार ने कैसा प्रदर्शन किया, तो वो यही देखेगा कि उसने जो असल रिस्क लिया था, जो पैसा उसने लगाया था, उस पर उसे कितना रिटर्न मिला। समझ गया। अगर मैंने 100 रुपए का निवेश किया और 20 रुपए कमाए तो मेरी सफलता का पैमाना वो 100 रुपए ही होंगे। एग्जैक्टली। विक्रय मूल्य तो बाजार की स्थितियों, मोल भाव और मांग के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन व्यापारी का अपना निवेश स्थिर होता है। इसीलिए नफा हो या नुकसान वो हमेशा शुरुआती निवेश यानी सीयू के आधार पर मापा जाता है। पारंपरिक तरीका भी तो यही सिखाता है कि पहले लाभ निकालो, उसे सीपी से भाग दो और फिर 100 से गुणा कर दो। हाँ, पारंपरिक तरीका यही है। यह तर्क बहुत ही स्पष्ट है। निवेश ही वो पैमाना है। लेकिन अगर हम उन उम्मीदवारों की बात करें जो सीजीएल जैसी कड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास परीक्षा हॉल में इतना समय कहाँ होता है? समय ही तो सबसे बड़ी चुनौती है वहाँ। मतलब वे पहले अंतर निकालें, फिर उसे भाग दें, फिर 100 से गुणा करके प्रतिशत निकालें। सही। क्या दबाव भरे माहौल में गणित को तेजी से हल करने का कोई और स्मार्ट तरीका है जो इन लंबे सूत्रों पर निर्भर ना हो? बहुत ही शानदार सवाल है।
जब बात गति और सटीकता की आती है तो अनुपात का दृष्टिकोण यानी रेशियो अप्रोच सबसे कारगर हथियार साबित होता है। रेशियो अप्रोच? हाँ, फॉर्मूलों में उलझने के बजाय अगर अनुपातों में सोचना शुरू कर दिया जाए तो बड़े बड़े सवाल सेकंडों में हल हो जाते हैं। इसका कोई उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? हमारी रिसर्च में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी सवाल में दिया गया है कि एक वस्तु पर 16.66% का लाभ होता है। 16.66%। अब अगर कोई इसे पारंपरिक सूत्र में रखेगा तो वो दशमलव के गुणा भाग में उलझ कर रह जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम प्रतिशत को भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदल लें तो इस 16.66% का मतलब होता है 1/6। अच्छा, 1/6। और अगर हम उसी गोल्डन रूल को यहाँ लागू करें तो इस 1/6 में नीचे वाली संख्या 6 हमारा आधार है। हाँ, और आधार क्या होता है? आधार यानी ये क्रय मूल्य या सीपी है, और ऊपर वाली संख्या 1 हमारा लाभ है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? एकदम सही समझे आप। अनुपातों की भाषा में इसका सीधा मतलब है कि अगर निवेश 6 यूनिट था तो उस पर 1 यूनिट का मुनाफा हुआ। तो अब विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं? बिल्कुल, 6 में 1 जोड़ा तो विक्रय मूल्य हो गया 7 यूनिट। अब हमारे पास सीपी और एसपी का एकदम साफ अनुपात आ गया, 6:7। हाँ, 6:7। सिद्धांत रूप में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या असल परीक्षा के दबाव में जहां संख्याएं अटपटी होती हैं, ये तरीका सच में कारगर है? ये बहुत ज्यादा कारगर है। मान लीजिए परीक्षा कह दे कि वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपए है, तो क्या ये अनुपात वाला तरीका वहां काम करेगा? यही तो इस तरीके की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही आपको पता चला कि क्रय मूल्य 6 यूनिट है और सवाल कह रहा है कि असली कीमत 3600 रुपए है, तो मुझे बस ये देखना है कि 6 यूनिट 3600 के बराबर है। बिल्कुल, यानी 1 यूनिट 600 रुपए के बराबर हुई। अरे वाह! अब अगर विक्रय मूल्य 7 यूनिट है तो 7 को 600 से गुणा कर देते हैं, सीधे 4200 रुपए उत्तर आ गया। है ना कमाल का तरीका? आपको कोई दशमलव हल नहीं करना पड़ा, कोई लंबा सूत्र नहीं लिखना पड़ा। सच में ये तरीका दिमाग को गणितीय उलझनों से आजाद कर देता है, पूरी प्रक्रिया को बहुत ही विजुअल बना देता है। ये लंबे फॉर्मूले अक्सर दिमाग को थका देते हैं, जबकि अनुपात एक सीधी तस्वीर पेश करता है। खैर, राजू की दुकान और बेसिक प्रॉफिट लॉस से निकलकर अब जरा शॉपिंग मॉल्स की चकाचौंध वाली दुनिया में चलते हैं। शॉपिंग मॉल्स? मुझे पता था आप डिस्काउंट की बात करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि जब भी बड़े त्योहार आते हैं तो मॉल्स में बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, फ्लैट 50% ऑफ या दिवाली सेल 30% की भारी छूट। छूट और अंकित मूल्य का ये पूरा खेल बाजार का सबसे पुराना मनोवैज्ञानिक हथियार है। तो इस खेल को कैसे समझा जाए? जब कोई मॉल में जाता है और किसी जैकेट का टैग देखता है जिस पर मान लीजिए 5000 रुपए लिखा है, तो वो 5000 रुपए उसका अंकित मूल्य है, जिसे हम मार्क्ड प्राइस या एमपी कहते हैं, या स्टिकर प्राइस भी कह सकते हैं। हाँ, स्टिकर प्राइस। यह वो कीमत है जो व्यापारी दुनिया को दिखाना चाहता है, ताकि जब वो इस पर छूट दे तो सामने वाले को लगे कि उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया है। और यहाँ याद रखने वाली सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि जैसे लाभ और हानि की गणना हमेशा सीपी पर होती है, वैसे ही छूट या डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य यानी एमपी पर ही की जाती है। मतलब अगर उस 5000 रुपए की जैकेट पर 20% की छूट मिल रही है तो वो छूट उन 5000 रुपए पर ही लागू होगी। बिल्कुल। लेकिन इसे बिना उस उलझे हुए किताबी फॉर्मूले के कैसे तेजी से हल किया जाए? किताबों में तो अक्सर बहुत सारे ब्रैकेट वाले फॉर्मूले लिखे होते हैं। उसे जुबानी हल करने का तरीका बहुत आसान है। अंकित मूल्य को हमेशा अपने आप में 100% मान लीजिए। ठीक है, 100% मान लिया। अगर व्यापारी 20% की छूट दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो सामने वाले से उस चीज की 80% कीमत मांग रहे हैं। बस सीधे 5000 का 80% निकाल ले। हाँ, जो कि 4000 रुपया होता है। यही वो विक्रय मूल्य है जिस पर लेन देन होगा। ये तो बहुत ही सीधा तरीका है। व्यापारी हमेशा चीजों को खरीदता कम में है यानी सीपी, उन पर एक बड़ा स्टिकर लगाता है यानी एमपी, और फिर उसी स्टिकर पर छूट देकर सामान बेच देता है यानी एसपी। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वो अपना मुनाफा पहले ही सुरक्षित कर चुका होता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये पूरी एक चेन बन जाती है, और जब चेन की बात आती है तो सामान बनने से लेकर बिकने तक कई हाथों से गुजरता है। हाँ, सप्लाई चेन। एक फैक्ट्री में जूता बनता है, वो होलसेलर को बेचा जाता है, होलसेलर उसे रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर उसे अंतिम ग्राहक को। हर कोई अपना कुछ प्रतिशत मुनाफा जोड़ता है। सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह के क्रमिक परिवर्तनों या सक्सेसिव प्रॉफिट के मामलों को गणित में कैसे सुलझाया जाता है? इसे सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ।
मान लीजिए फैक्ट्री ने कोई चीज 10% मुनाफे पर होलसेलर को बेची ठीक है। और फिर होलसेलर ने उसे 20% मुनाफे पर रिटेलर को बेच दिया। अब एक आम गलती ये होती है कि लोग 10 और 20 को सीधे जोड़कर 30% कुल मुनाफा मान लेते हैं। और ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि होलसेलर का जो 20% मुनाफा है वो उस बढ़ी हुई कीमत पर है जो उसने फैक्ट्री को चुकाई थी, ना कि एकदम शुरुआती कीमत पर। यानी मुनाफे के ऊपर मुनाफा कमाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसे बिना किसी जटिल कैलकुलेशन के तेजी से कैसे निकालें? इसके लिए एक बहुत ही सीधा नेट चेंज का तरीका होता है। दोनों प्रतिशतों को जोड़िए, फिर दोनों का गुणा करके 100 से भाग दीजिए और उस नतीजे को भी जोड़ दीजिए। अच्छा, यानी पहले 10 और 20 को जोड़ा तो 30 हो गया? हाँ, फिर 10 और 20 का गुणा किया तो 200 आया, उसे 100 से भाग दिया तो 2 बचा। हाँ। अब इस 2 को उस 30 में जोड़ देना है, तो कुल बदलाव 32% का आ गया। एकदम सही। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब प्रतिशत सीधे और पूर्णांक यानी इंटीजर्स हों। और अगर किसी चरण में हानि हो रही है या छूट दी जा रही है तो क्या करना होगा? तब उसकी वैल्यू को घटाने वाले यानी माइनस वाले रूप में रखना होता है। बस इतनी सी बात है। ये मानसिक गणनाओं के लिए एक बेहतरीन टूल है। हमारी रिसर्च सामग्री में वस्तुओं की संख्या और उनकी कीमत को लेकर भी एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति का जिक्र है। हाँ, क्वांटिटी वर्सेस प्राइस वाले सवाल। अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि 12 वस्तुओं की खरीद कीमत 9 वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है। ये सवाल बहुत आम है परीक्षाओं में। जब कीमतें गायब हों और सिर्फ वस्तुओं की संख्या दी गई हो तो अक्सर दिमाग सुन्न हो जाता है। इसे कैसे डिकोड करें? ऐसे सवालों में बस भाषा का भ्रम पैदा किया जाता है। इसे तर्क से समझते हैं। बताइए। अगर किसी व्यापारी ने 12 सेब खरीदे और उनमें से सिर्फ 9 सेब बेचकर ही उसने अपना पूरा लगाया हुआ पैसा वापस निकाल लिया, तो इसका मतलब है कि जो 3 सेब उसके पास बच गए वही तो उसका असल मुनाफा है। अरे हाँ, ये तो एकदम व्यावहारिक बाजार का तर्क है। व्यापारी की जेब से जो पैसा गया था वो तो 9 सेब बेचकर ही वापस आ गया। तो वे बचे हुए 3 सेब हमारा लाभ होते हैं। और चूंकि 9 सेब बेचकर पैसा वापस आ गया है तो बेची गई संख्या यानी 9 ही हमारा आधार बन जाती है। बहुत बढ़िया। तो 3 को 9 से भाग दीजिए जो 1/3 होता है। और 1/3 का सीधा सा मतलब है 33.33% का मुनाफा। एग्जैक्टली। इसके लिए जो शॉर्टकट तरीका बताया जाता है वो यही है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, उसे बेची गई वस्तुओं की संख्या से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। मतलब मुझे एक एक सेब की कीमत मानने या निकालने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ अंक गणित नहीं कर रहे हैं बल्कि बाजार की चालों को समझ रहे हैं। और बाजार में चालें तो बहुत होती हैं। और चालों की बात हो ही रही है तो मैं उस विषय पर आना चाहता हूँ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। कौन सा विषय? बेईमान दुकानदार या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की कहानी। ओह हाँ, ये बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ दुकानों पर बोर्ड लगा होता है, ग्राहकों की सेवा के लिए हम अपना सामान उसी कीमत पर बेचते हैं जिस कीमत पर हमने खरीदा था। समाज सेवा के नाम पर व्यापार नहीं चलता। वही तो, एक आम आदमी सोचेगा कि ये दुकानदार तो कोई मुनाफा ही नहीं कमा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे गणित का एक अलग ही खेल चल रहा होता है। और यहीं पर वजन की हेरा फेरी का कॉन्सेप्ट आता है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ प्लीज। मान लीजिए दुकानदार 1 किलो यानी 1000 ग्राम चावल देने का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि वो उसी कीमत पर दे रहा है जिस पर उसने खरीदा, यानी सीपी पर ही बेच रहा है। हाँ, लेकिन जब वो चावल तौलता है तो अपने तराजू में 1000 ग्राम के बाट की जगह चुपके से 750 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। तो सामने वाले को लगता है कि उसे 1000 ग्राम सामान मिल रहा है, वो पैसे भी 1000 ग्राम के ही चुकाता। लेकिन असल में उसके थैले में सिर्फ 750 ग्राम चावल गया है। तो यहाँ मुनाफा कीमत बढ़ाकर नहीं बल्कि सामान कम देकर कमाया जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। अगर हम इसे गणित में बदलें तो 1000 ग्राम के पैसे लिए और 750 ग्राम सामान दिया, यानी यहाँ त्रुटि या हेराफेरी 250 ग्राम की हुई। हाँ, 250 ग्राम की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुनाफे का प्रतिशत किस पर निकलेगा? क्या हम इस 250 ग्राम के मुनाफे को उस 1000 ग्राम पर कैलकुलेट करेंगे? नहीं, और यही वो जगह है जहां अच्छे अच्छे लोग परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। याद कीजिए जो गोल्डन रूल हमने चर्चा की शुरुआत में तय किया था कि नफा या नुकसान हमेशा उस पर गिना जाता है जो व्यापारी की जेब से जाता है। एग्जैक्टली। इस पूरे लेन देन में उस दुकानदार की दुकान से असल में कितना चावल कम हुआ? सिर्फ 750 ग्राम। तो उसका क्रय मूल्य या असली निवेश उस 750 ग्राम चावल के बराबर ही है। ओह, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है।
मतलब हम मुनाफे को उस वजन पर नहीं आंकेंगे जो ग्राहक सोच रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस वजन पर आंकेंगे जो असल में दुकानदार की इन्वेंट्री से कम हुआ है। एकदम सही। इसलिए यहाँ लाभ प्रतिशत निकालने का सीधा तरीका बन जाता है कि जो त्रुटि या चोरी हुई है उसे ऊपर रखिए और जो गलत वजन असल में इस्तेमाल हुआ है उसे नीचे रखिए। इस मामले में 250 ग्राम की चोरी हुई और असल में सिर्फ 750 ग्राम सामान दिया गया, तो 250 को 750 से भाग देना है, जो फिर से 1/3 हो गया, जिसका मतलब है 33.33% का भारी भरकम मुनाफा, वो भी बिना कीमत बढ़ाए और खुद को ईमानदार साबित करते हुए। यही तो इस ट्रिक का जादू है। ये दिखाता है कि गणित बाजार की कितनी गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि बाजार में जो आंखों से दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। और परीक्षा सेट करने वाले लोग भी ठीक इसी तरह के भ्रम पैदा करते हैं। सही बात है। हमारी रिसर्च में एक और जादुई ट्रिक का जिक्र है जो इसी तरह के एक बड़े भ्रम को तोड़ती है। आप सेम एसपी वाली ट्रिक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सेम एसपी ट्रिक। मान लीजिए एक डीलर 2 अलग-अलग पुरानी गाड़ियां बेचता है। इत्तेफाक से दोनों गाड़ियों का विक्रय मूल्य एकदम समान है। मान लीजिए दोनों 1-1 लाख रुपए में बिकी। ठीक है। लेकिन एक गाड़ी को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी गाड़ी को बेचने पर उसे ठीक 20% की हानि होती है। अब अगर कोई इसे पहली बार सुनेगा तो उसका सहज दिमाग तुरंत क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि एक जगह फायदा हुआ, दूसरी जगह उतना ही नुकसान हो गया, तो बात बराबर हो गई, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। और यही तो वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें परीक्षक सबको फंसाना चाहते हैं। तो असलियत क्या है? ये गणित का एक अकाट्य सत्य है कि जब भी दो वस्तुएं एकदम समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं और उनका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपस में बराबर हो, तो ऐसे पूरे सौदे में हमेशा और हर बार हानि ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों? ये हमेशा हानि ही क्यों होती है? ये बात सीधी समझ में नहीं आती। मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे सोचिए, दोनों गाड़ियां 1-1 लाख में बिकी। हाँ, जो गाड़ी 20% फायदे के साथ 1 लाख में बिकी, इसका मतलब है कि डीलर ने उसे काफी सस्ते में खरीदा होगा, शायद 80-85 हजार में। लॉजिकल है। लेकिन जो गाड़ी 20% नुकसान के साथ 1 लाख में बिकी, उसे डीलर ने बहुत महंगा खरीदा होगा, शायद 1,20,000 से भी ज्यादा में। हाँ, तभी तो उस पर नुकसान हुआ। तो जब महंगी चीज पर 20% का नुकसान होता है, तो वो नुकसान की रकम रुपयों में सस्ती चीज पर हुए 20% के फायदे की रकम से बहुत बड़ी होती है। आहा, अब समझ में आया। इसीलिए जब आप कुल निवेश और कुल वापसी को मिलाते हैं तो हमेशा एक कमी रह जाती है। ये तर्क बहुत ही जबरदस्त है। अब मैं समझा कि क्यों फायदे और नुकसान का प्रतिशत एक होने के बावजूद रकम में अंतर आ जाता है। बिल्कुल। तो परीक्षा में इसे हल करने का क्या शॉर्टकट है? क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य निकालने बैठेंगे तो सारा समय निकल जाएगा। परीक्षा के लिए इसका एक बहुत ही सीधा और जादुई शॉर्टकट है। आपको कुछ भी लंबा कैलकुलेट नहीं करना है। तो क्या करना है? बस जो प्रतिशत दिया गया है, जैसे हमारे उदाहरण में 20 है, उस प्रतिशत का वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए और उसे 100 से भाग दे दीजिए। अच्छा, जो भी संख्या आएगी, पूरे सौदे में हमेशा उतने ही प्रतिशत की कुल हानि होगी। क्या बात है। मतलब अगर लाभ और हानि दोनों 20% हैं, तो 20 का वर्ग हुआ 400। हाँ, और उसे 100 से भाग दिया तो उत्तर आया 4। यानी इस पूरे सौदे में डीलर को हमेशा 4% का शुद्ध नुकसान होगा। एग्जैक्टली। ये ट्रिक तो सच में किसी भी बड़े से बड़े सवाल को 5 सेकंड में हल कर सकती है। ये देखकर मजा आ गया कि कैसे ये छोटे छोटे तर्क बड़े कैलकुलेशन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। और हमारी इस चर्चा का पूरा सार भी यही है। गणित केवल लंबी गणनाएं करने का नाम नहीं है, ये संख्याओं के पीछे छिपे पैटर्न को पहचानने की कला है। और जो विद्यार्थी इन पैटर्न्स को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी परीक्षा कठिन नहीं रह जाती। सही कहा आपने। समय काफी तेजी से निकल गया है और हमने एक लंबी दूरी तय कर ली है। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हुए जो कुछ भी हमने आज डिकोड किया है, उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे अहम नियम, लाभ हो या हानि, प्रतिशत की गणना हमेशा शुरुआती निवेश यानी क्रय मूल्य पर ही की जानी चाहिए। दूसरा, परीक्षा में समय बचाने के लिए लंबे फॉर्मूलों के बजाय अनुपातों यानी रेशो में सोचने की आदत डालें। तीसरा, बेईमान दुकानदार वाले सवालों ने हमेशा ये याद रखें कि व्यापारी की जेब से जितना वजन गया है, उसी गलत वजन पर मुनाफे की गणना होगी। और अंत में, अगर दो चीजें समान कीमत पर बिक रही हों और एक पर जितना प्रतिशत फायदा है,
दूसरी पर उतना ही प्रतिशत नुकसान है, तो ऐसे सौदे में हमेशा नुकसान ही होता है। यह एक बहुत ही सटीक सारांश था। मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगी कि जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा को लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वे सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को सुनने तक सीमित ना रहें। अभ्यास भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारी रिसर्च सामग्री में अभ्यास के लिए कई बेहतरीन स्थितियां दी गई हैं, जैसे कि वही 12 वस्तुओं वाला सवाल या फिर वजन में हेराफेरी करने वाले दुकानदार का सवाल। आपको इन स्थितियों को स्वयं हल करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जब आप खुद पेन और पेपर लेकर इन अनुपातों के साथ खेलते हैं, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह से बैठते हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो यह चर्चा सिर्फ किसी परीक्षा में नंबर लाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हमें ये सिखाती है कि हमारे चारों तरफ फैला बाजार काम कैसे करता है। यह हमें एक अधिक जागरूक उपभोक्ता और एक बेहतर विश्लेषक बनने में मदद करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये वो ज्ञान है जो किताबों से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। एकदम सही बात है। अब इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला परिदृश्य छोड़कर जाना चाहता हूं। यह स्थिति आज की हमारी इसी चर्चा की दो अलग-अलग अवधारणाओं को मिलाकर बनी है। ये दिलचस्प लग रहा है। जरा सोचिए, क्या होता है जब बाजार का कोई बहुत ही शातिर दुकानदार अंकित मूल्य और बेईमान वजन दोनों तरकीबों को एक साथ मिला देता है? ओहो, डबल धोखा। मान लीजिए वो किसी वस्तु की कीमत को बहुत बढ़ाकर टैग लगाता है और फिर ग्राहकों को लुभाने के लिए उस पर एक भारी छूट या डिस्काउंट का बोर्ड लगा देता है। तो ग्राहक तो यही सोचेगा कि उससे सस्ती चीज मिल रही है। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब ग्राहक सामान लेने जाता है तो वही दुकानदार 1 किलो की जगह 750 ग्राम का बाट इस्तेमाल करके वजन में भी चोरी कर लेता है। माल की जाती हैं, तो उस पूरे चक्रव्यूह में असल में ग्राहक को कितना भारी नुकसान हो रहा होता है। और वो दुकानदार जो ऊपर से घाटा सहने का दिखावा कर रहा है, वो पर्दे के पीछे बैठकर कुल कितना विशाल मुनाफा कमा रहा होता है। इस पर विचार कीजिएगा। इन दोनों गणितीय अवधारणाओं को आपस में जोड़कर देखिएगा, आपको बाजार की एक बहुत ही अलग तस्वीर नजर आएगी। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस गणितीय सफर का हिस्सा बनने के लिए